हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे द्विनाम पद्धति के दो और नियमों के बारे में और वर्गीकरण के कुछ पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं द्विनाम पद्धति के दो और नियमों के बारे में। जो नंबर 3 नियम है द्विनाम पद्धति का, वो इस तरह से है। जब हम लिखते हैं वंश नाम और जाति संकेत पद तो उसको अंडरलाइन करके लिखते हैं। वंश नाम को अंडरलाइन करते हैं और उसके बाद जाति संकेत पद को भी अंडरलाइन करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लिखेंगे मैंजीफेरा अंडरलाइन, इंडिका अंडरलाइन, जो कि आम का वैज्ञानिक नाम है। तो ये है नियम 3 में। और जब भी हम अंडरलाइन करते हैं वंश नाम और जाति संकेत पद को, तो वो ये दर्शाता है कि जो वैज्ञानिक नाम है उसका लैटिनीकरण किया गया है। और एक और चीज़, जब हम द्विनाम पद्धति में जब जैविक नाम प्रिंट करते हैं तो वो तिरछे अक्षरों में प्रिंट करते हैं। और उसके बाद बात करते हैं नियम नंबर 4 की, द्विनाम पद्धति के नियम नंबर 4 की। तो जो नियम नंबर 4 है उसमें उसके अनुसार वंश नाम जो होता है, जब इंग्लिश में लिखते हैं तो वो उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं और उसका जाति संकेत पद के सारे लेटर स्मॉल लेटर में रहते हैं। मतलब हम लिखेंगे मैंजीफेरा तो पहला लेटर जो एम रहेगा वो कैपिटल में रहेगा और बाकी सब लेटर स्मॉल में रहेंगे। उसका जाति संकेत पद के सारे लेटर स्मॉल में रहेंगे। इंडिका लिखेंगे तो सारे लेटर स्मॉल में रहेंगे, आई भी स्मॉल में रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ नियम नंबर 4। और इसके बाद एक पॉइंट और आता है द्विनाम पद्धति में। द्विनाम पद्धति का ये पॉइंट रिलेटेड है वैज्ञानिक नाम को ऐड करने से रिलेटेड है। तो जैसे हम जानते हैं द्विनाम पद्धति में दो पद होते हैं, पहला होता है वंश नाम और दूसरा होता है जाति संकेत पद, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखते हैं वैज्ञानिक नाम। आम के उदाहरण से ये नाम भी, ये उदाहरण से हम इसे समझते हैं। पहले लिखेंगे मैंजीफेरा, फिर इंडिका और फिर ब्रैकेट में लेखक का नाम या वैज्ञानिक का नाम लिन। ठीक है, तो यहाँ पे लिन रिप्रेजेंट करता है वैज्ञानिक का नाम जिसने मैंजीफेरा इंडिका का वर्णन किया है। और लिन मतलब कैरोलस लिनियस। ठीक है, इस तरह से हमने ये एक और पॉइंट देखा द्विनाम पद्धति का। अब हम बात करते हैं आगे वर्गीकरण के कुछ पॉइंट्स की। तो बहुत सारे जीव हम देखते हैं इस जीव जगत में और उनका वर्णन संभव नहीं है इतने सारे जीवों का। तो इसके लिए एक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, एक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण इस चीज़ को, जीवों के वर्णन को आसान बनाता है, जीवों को के अध्ययन को आसान बनाता है। वर्गीकरण में बेसिकली हम अलग अलग जीवों के जिनके समान गुण हैं उनको एक ग्रुप में रख लेते हैं और उनका अध्ययन एक साथ करते हैं, ताकि हमें अलग अलग इंडिविजुअल जीवों का वर्णन ना पढ़ना पड़े। तो समूह में अध्ययन आसान हो जाता है। और वर्गीकरण के बारे में और देखें तो जब हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे जीव, जैसे कि हम देखते हैं बिल्ली को, कुत्ते को, या फिर गेहूँ को, चावल को, या फिर हम देखें कीटों को, तो ये सब जीव जो है एक अलग अलग समूह, जीवों के अलग अलग समूह को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम बिल्ली को देखें तो बिल्ली की बहुत सी जातियाँ हमें दिखेंगी, बहुत से प्रकार देखेंगे। उसी तरह से कुत्ते के भी बहुत सी जातियाँ, बहुत से प्रकार दिखेंगे। इसके अलावा हमें गेहूँ में अलग अलग किस्में दिखेगी, चावल में अलग अलग किस्में दिखेंगी, कीटों के अलग अलग प्रकार दिखेंगे। तो ये सब जीव जो है एक समूह को प्रदर्शित कर रहे हैं। और एक इनमें से एक उदाहरण देखते हैं कुत्ते के समूह के बारे में। तो कुत्ते के अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग जाति होती है। जैसे कि एक प्रकार देखें तो वो है एल्सेशियन। एल्सेशियन मतलब जर्मन शेफर्ड। ठीक है, ये कुत्ते का एक जाति है, कुत्ते का एक प्रकार है। और कुत्ता का जो समूह होता है उसमें बहुत सी जातियाँ हमें दिखेगी। उसके बाद उसके ऊपर का लेवल देखें तो वहाँ पे हमें बहुत से मतलब इन कुत्तों को का जो समूह होता है उसको एक और समूह में रखा जाता है जिसे स्तनधारी कहते हैं। और इस स्तनधारी समूह को एक और समूह में रखा गया है जिसे हम प्राणी जगत कहते हैं। तो ये अलग अलग स्तर है। हर लेवल जो है, जो अलग अलग स्तर है उसमें अलग अलग वर्ग है। और वैज्ञानिक शब्दावली जो इस वर्ग के लिए यूज़ करते हैं वो बोलते हैं टैक्सा। मतलब जो सबसे नीचे वाला समूह जो हमने देखा कुत्ते का समूह, वो एक टैक्सा है। उसके बाद उसके ऊपर स्तनधारियों का समूह, वो एक टैक्सा है। उसके ऊपर एक और समूह प्राणियों का समूह, वो एक और टैक्सा है। तो हर स्तर पर टैक्सा हमें वर्गीकरण को समझने में मदद करता है।
और आगे हम और बात करते हैं वर्गीकरण में किन चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है। तो वर्गीकरण किस आधार पे करते हैं और आधुनिक वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है। तो वर्गीकरण जो सामान्यतः हम करते हैं बाह्य गुणों के आधार पर करते हैं और आधुनिक वर्गीकरण के लिए हम किन किन गुणों का अध्ययन करते हैं या किन गुणों के आधार पर आधुनिक वर्गीकरण करते हैं। तो ये गुण हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले तो हम जब भी गुण की बात करते हैं तो हम जीवों के प्रकार के बारे में देखते हैं, किस प्रकार का जीव है और उसके बाद उसकी रचना कैसी है, उसकी कोशिकीय रचना कैसी है, उसका विकासीय प्रक्रम कैसा है, किस स्टेप्स से धीरे-धीरे कैसे विकसित हुआ है जीव उस वो गुण के आधार पर। और उसके बाद विकासीय गुण के आधार पर उसके बाद उसकी जो एनवायरमेंटल कंडीशन या उसकी पारिस्थितिक सूचनाओं के आधार पर ये सब गुणों के आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। जीवों का वर्गीकरण इन गुणों के आधार पर होता है। ये तो वे गुण जो हमें पता होना चाहिए जिस आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद क्या-क्या स्टेप्स होती है वर्गीकरण में वो पता होना चाहिए। जैसे कि हम जीवों के गुणों के बारे में बात करते हैं तो उसका कुछ स्पेशल विशेष गुण होता है तो उसको बोलते हैं जीवों का विशेषीकरण। एक स्टेप होती है वर्गीकरण के लिए। उसके बाद जीवों को पहचाना जाता है। उसके बाद जीवों को एक समूह में रखा जाता है समान गुणों के आधार पर या जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद जीवों को नामकरण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये सब प्रोसेस होती है, ये सब स्टेप्स होती है वर्गीकरण में जो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद और बात करें वर्गीकरण में तो वर्गीकरण जो है वो मतलब पुराना नया वर्ड है, नया वर्ड नहीं है, ये पुराना पहले से चलता आया हुआ है। और जैसे मानव जो अलग-अलग जातियों का, अलग-अलग जीवों का अध्ययन करना चाहता था पहले से ही, क्योंकि जो आदि मानव था वो उसको भोजन और मकान और या आश्रय और कपड़े की आवश्यकता होती थी, तो वो अलग-अलग स्रोतों से इन्हें प्राप्त करता था। तो जो शुरुआती जीवों का वर्गीकरण था वो उपयोग के आधार पर था। तो इस तरह से हमने आज देखा DINAM पद्धति के 2 नियमों के बारे में और वर्गीकरण के कुछ पॉइंट्स के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।